जैसे जैसे सूरज डूबता जा रहा था, गीतांजलि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये बस क्यों नहीं आई अब तक? गीतांजलि अपने आप में ही बड़बड़ाई। बहू जी, लगता है बस देर कर गई, जीप में बैठा आदमी बोला। तभी गीतांजलि जीप से बाहर निकली। अब तक तो आ जानी चाहिए थी, इतनी देर भी नहीं होती। गीतांजलि राह देखते हुए बोली। बस स्टैंड पर कई यात्री अपना सामान लेकर खड़े थे, तो कई अपने आने वालों के इंतजार में बेचैन हो रहे थे। पास में ही एक चाय नाश्ते की दुकान थी, जहां बहुत से लोग मौजूद थे। हम आपके लिए पानी ले आते हैं, जीप से उतरकर ड्राइवर ने गीतांजलि से कहा। गीतांजलि चुप रही। जब से वो लड़की पैदा हुई है, कोई काम ऐसा नहीं होता जो शांति से हो जाए। कितनी खुश थी मैं, और ये है कि अब तक नहीं आए। गीतांजलि मंजरी को कोसते हुए बोली। तभी उसे एक बस आते दिखाई दी, जिसे देखते ही गीतांजलि का मुरझाया हुआ चेहरा फिर खिल गया। लीजिए बहू जी पानी। ड्राइवर ने पानी का गिलास गीतांजलि को दिया तो उसने तेजी से उसे अपने हाथों में थाम लिया और बस के पास आकर रुकने का इंतजार करने लगी। लो, बस भी आ गई। ड्राइवर बस को देखकर खुश होते हुए बोला। जैसे ही बस रुकी, ड्राइवर बस के दरवाजे की ओर लपका। पैसेंजर्स बस से तेजी से निकलने लगे। उन्हीं में से एक किसी की आवाज आई। आराम से, तुमको वापस लेकर नहीं जाएगी ये बस। और एक आदमी कुछ देर बाद नीचे उतरा, जिसने पैंट शर्ट और आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसके हाथ में एक बैग मौजूद थी, जिसे ड्राइवर ने तुरंत लेते हुए कहा, आइए राजेश बाबू। अरे रमेश, कैसे हो भाई? राजेश ने बस से नीचे आते ही ड्राइवर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, सब आपकी कृपा है, उसने कहा। गीतांजलि राजेश को देखते ही शर्मा गई। राजेश उसी के सामने से आ रहा था। उसकी आंखें किसी को तलाश रही थी। ड्राइवर रमेश ने राजेश का बैग जीप में रख दिया। राजेश गीतांजलि के पास आते ही बोला, हमारी बिटिया कहाँ है? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। हम उसे नहीं लाए, गीतांजलि ने धीरे से कहा। ये क्या है गीता? हमने कहा था ना उसे लेकर आना, राजेश भड़के हुए अंदाज में बोला। इतने दिन बाद आए हैं और आते ही हम पर। गीतांजलि परेशान सी होकर बोली। लेकिन हमें मंजरी से भी तो मिलना था, राजेश अपनी भावना को व्यक्त करते हुए निराश लहजे में बोला। अच्छा ठीक है, अब नहीं लाई हो तो हम उससे हवेली चलकर ही सुबह मिल लेंगे, पर तुम्हें उसे लाना चाहिए था, राजेश ने कहा। छोड़िए ना, और ये लीजिए पानी पी लीजिए। गीतांजलि गिलास देते हुए मुस्कुराई। ये क्या, बड़ी दुबली हो गई हो? राजेश ने गीतांजलि के हाथों को देखकर कहा। अब क्या बताएं, कहे थे ना साथ ले चलो अपने, गीतांजलि बोली। अब की साथ ले जाने के लिए ही आए हैं, मंजरी और तुम्हें शहर ले चलेंगे। राजेश बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तभी रमेश आया और बोला, माफ कीजिए राजेश बाबू, लेकिन आपको तो यहाँ बसने आना था, आप तो अपने परिवार को भी शहर ले जाने आ गए। क्या करें यार, पढ़ाना हम छोड़ना नहीं चाहते और बीवी बच्चों के बिना मन नहीं लगता, इसलिए बस, राजेश बोला। ठीक है राजेश बाबू, फिर हम निकलते हैं। ये लीजिए जीप की चाबी। जीप की चाबी राजेश को देकर रमेश एक तांगे की तरफ बढ़ गया। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है जी आपका, आपने तो बस हमारी बिन मांगी मुराद पूरी कर दी, गीतांजलि बेहद खुश होते हुए बोली। मंजरी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। पिछली बार आया था तो कैसे मचल गई थी साथ चलने के लिए, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर निकल पाया था, राजेश ने कहा तो गीतांजलि के चेहरे की खुशी फीकी पड़ गई। ये गिलास उस चाय वाले का होगा, मैं लौटा कर आता हूँ, तब तक तुम जीप में बैठो, राजेश ने कहा और वो चाय के होटल की तरफ बढ़ गया। गीतांजलि जीप की आगे वाली सीट पर बैठ गई। राजेश आया और उसने जीप का स्टीयरिंग संभालते हुए
जीप दूसरे रास्ते में मोड़ ली जो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा था। गीतांजलि दचका खाते हुए बोली, ये रास्ता तो बड़ा खराब है, कहीं और से नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं, पर यह छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे भी कार्यक्रम शुरू हो गया होगा, अब सब कुछ निपटने के बाद जाएंगे तो प्रदीप नाराज हो जाएगा और फिर पहली बार तो नहीं जा रहा मैं संभाल लूंगा। राजेश जीप आगे बढ़ाते हुए बोला। शाम अब रात में बदलने लगी थी, अंधेरा घना होता जा रहा था। जिस गली से वे लोग जा रहे थे वो एक शांत और सुनसान गली थी। आजू बाजू झाड़ियां लगी हुई थी और अंधेरे में वो गली बड़ी मनहूस और डरावनी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये रास्ता भी तो बड़ा डरावना है, हमें तो डर लग रहा है, गीतांजलि अपने पल्लू में सिमटते हुए बोली। राजेश गीतांजलि की इस बात पर हंस पड़ा। हे भगवान, तुम औरतें भी ना, जब मैं हूँ तो किस बात का डर? तुम तो ये बताओ कि मेरी याद आती थी या नहीं? राजेश ने रोमांटिक होते हुए पूछा। ये भी कोई पूछने और बताने वाली बात है क्या? आपकी चिट्ठी और आपकी राह देखते ही सुबह से शाम होती थी, गीतांजलि बोली। बस यही हाल इस बेचारे का है। मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि कब वो दिन आए जब मैं तुम्हें और मंजरी को अपने साथ शहर ले आऊँ और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों के सामने रखूं। लेकिन गीता, देखा ना तुमने, कितनी जल्दी वो दिन आ गया। अब 1-2 दिन सबके साथ रुककर तुम दोनों को अपने साथ शहर ले चलूँगा। राजेश बेहद प्यार से बोला। मंजरी का विद्यालय तो यही है, वो जाने भी लगी है और पूर्वा बिटिया बता रही थी कि पढ़ती भी मन लगा कर है, तो उसे ले जाना क्या जरूरी है? गीतांजलि डरते डरते बोली। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गीता? मंजरी छोटी बच्ची है, पिता के बिना रह गई पर माँ के बिना, और उसका तो ठीक, तुम कैसे अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर जाने के बारे में सोच सकती हो? राजेश एकदम परेशान होकर बोला। कैसी बात कर रहे हैं आप? दूसरे लोगों के भरोसे छोड़ने का तो नहीं कह रहे ना हम, सब अपने ही तो हैं, गीतांजलि बोली। सब जानता हूँ मैं कि मेरी बेटी के साथ उस घर में क्या क्या होता है। अंधविश्वास के नाम पर मेरी मासूम बच्ची के साथ भेदभाव होता है उस घर में। और तुम, वो सब तो ठीक, तुम भी अपनी ही बच्ची को मनहूस समझकर उसे। राजेश धीरे धीरे गुस्से में आ रहा था, उसका रवैया बिल्कुल बदलता जा रहा था। शांत हो जाइए और रास्ते पर ध्यान दीजिए, गाड़ी कितनी डगमगा रही है, गीतांजलि परेशान होकर बोली। मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन तुम इतना जान लो कि मैं अपनी बेटी को किसी कीमत पर उस हवेली में किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। चाहता तो मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ना भी नहीं था, पर मजबूर होकर। लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। अब मैं मंजरी को लेकर जाऊंगा और एक अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा उसे, जहाँ उसे सब अपनी तरह इंसान समझेंगे और उसे अच्छी शिक्षा, प्यार सब मिलेगा। राजेश बोला। ठीक है, जैसा ठीक लगे, लेकिन इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे ना कि मंजरी के पैदा होने पर क्या क्या हुआ था, और यशोमती काकी की भविष्यवाणी पर तो आप ही विश्वास करते हैं ना। उनने क्या कहा था? बल्कि उनने तो उसके पैदा होने से पहले ही कह दिया था कि इस बच्चे को पेट में ही मार दो, क्योंकि ये पूरे खानदान का विनाश लेकर आएगा। और जब वो पैदा हुई, गीतांजलि लगातार बोलती जा रही थी। राजेश को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चुप हो जाओ, हर बात सच नहीं होती। वो सब परिस्थिति की वजह से हुआ। गांव भर की फसल बारिश की वजह से खराब हुई, मंजरी के पैदा होने से नहीं, राजेश गुस्से से बोला। और उसकी सूरत, उसका क्या कहेंगे आप? ना आपसे मिलती है, ना मुझसे मिलती है, ना खानदान के किसी इंसान से मिलती है। फिर किससे मिलती है उसकी सूरत? मुझे तो लगता है वो एक डायन है। गीतांजलि अपनी मर्यादा पार कर गई थी और राजेश के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने एकदम से ब्रेक लगाया तो गीतांजलि घबरा गई। राजेश के सर पर गुस्सा सवार था।
गीतांजलि उसका चेहरा देखकर घबराई हुई थी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना न भूलें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।